हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है असेसमेंट प्रोसीजर। गाइस, हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ शुरू की थी और कुछ रीज़न्स की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिले। तो हम आज से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, तो इसलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। पर हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करें। इससे पहले हम इनकम टैक्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए बीकॉम 6th सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद में हमने उन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू किया था। उसमें से सेट ऑफ और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने उनको चेक नहीं किया है तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनको कवर कर लेना। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द असेसमेंट प्रोसीजर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए या फिर रिगार्डिंग आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ये सारी चीज़ें ही उसमें आएंगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले टर्म जो है असेसमेंट का क्या मतलब होता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन है तो वो अपनी सारी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करके अपना देखता है, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट करना। मतलब उसकी कितनी इनकम हुई, उस पर टैक्स कितना बना, वो सारा कुछ असेस करना, तो उसे हम असेसमेंट कह देते हैं। सारी इनकम, जैसे आपको पता है हमारे इनकम टैक्स में इतने सारे हेड होते हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी और सारे। जब हम सारी हेड्स को प्लस करके और उसमें हमारे जो डिडक्शंस हैं या हमारे जो पहले से हम टैक्स दे चुके हैं वो माइनस कर लेते हैं, तो जो हमारे पास इनकम बचती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा कुछ असेसमेंट में आता है। ठीक है, तो हम इसमें अब प्रोविजंस हों या टाइप्स हों तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है कि सबसे पहले आपको ना, जब आप असेस करते हो तो आपको एक वॉलेंट्री रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कोई भी पर्सन है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है या कोई भी पर्सन अदर देन अ कंपनी है, तो अगर वो पर्सन की लिमिट जो है, मतलब जितनी लिमिट होती है 2,50,000 या जो भी लिमिट चल रही है, तो उसके जो ये हमारी लिमिट होती है, लिमिट से अगर ऊपर उसकी इनकम चली जाती है तो उसे एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो वॉलेंट्री रिटर्न होती है। ठीक है, अब जिसकी लिमिट नहीं भी क्रॉस करती, कई लोग वो भी रिटर्न फाइल करते हैं ताकि उन्हें जो कोई बेनिफिट्स हैं वो मिल सके, तो ये रिटर्न फाइल की जाती है। अगर आपकी असेसमेंट लिमिट से, मतलब एक लिमिट होती है, उससे ऊपर आपकी इनकम चली गई तो आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है इन सभी पर्सन को, वो उसे हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री रिटर्न। ठीक है, यही कंटेंट मैंने जो आपको बता रही हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड इज रिटर्न बाय अ कंपनी और अ फर्म। अब एक कंपनी या फर्म कब रिटर्न फाइल करती है, तो अगर तो कहते हैं सिंपल कंपनी है जिसे कोई भी ज़्यादा ऑडिटिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर कुछ ज़्यादा काम नहीं होता उनका, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि वो वाली कंपनी और अ पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, जिसको अपने अकाउंट को ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, तो वो अपनी रिटर्न 30 सितंबर को फाइल करेगी। जैसे 31 मार्च को हमारा मंथ क्लोज हो जाता है, मतलब ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च को, तो उसके बाद 30 सितंबर तक का टाइम उन्हें दिया हुआ है, उसके बाद वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और 31 जुलाई जो है, वैसे जनरली अगर हम देखें तो 31 जुलाई डेट होती है रिटर्न फाइल करने की लास्ट, और अगर कोई किसी कंपनी ने ऑडिट करवाना है तो उनकी 30 सितंबर होती है। ठीक है, तो ये हमने यहीं पे पढ़ा कि कोई कंपनी या फर्म है तो वो कब रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगर कई बार क्या होता है कि जिस दिन जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी उस दिन क्लोज हो जाता है, कोई किसी रीज़न की वजह से कुछ बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो आप नेक्स्ट डे उसके रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट एक प्रोविजन है रिटर्न ऑफ लॉस। अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपको कोई लॉस हो रहा है, वैसे उसकी रिटर्न फाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ बेनिफिट्स हमें, आपको पता है कि हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप लॉस का बेनिफिट फ्यूचर में लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है वो चाहता है कि मैं अपने लॉस का ये फ्यूचर में एडजस्ट कर लूँगा, तो वो एडजस्ट तभी कर पाओगे अगर आपने रिटर्न फाइल की होगी। ठीक है, तो अगर लॉस है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और तब फाइल करनी पड़ती है जब आप उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हो, फ्यूचर में उस लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हो। ठीक है, आई थिंक आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। वॉलेंट्री रिटर्न और कंपनी का फाइल करती है, और लॉस के बारे में। नेक्स्ट इज बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न होती है जब आप लेट हो गए हो, नेम से क्लियर है ना, जैसे हम किसी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेट हो जाना किसी काम, जैसे आज कुछ था तो आप कल किसी को विश कर रहे हो, ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, उससे उसी तरह से बिलेटेड रिटर्न भी हो गया।
सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कहते हैं कोई भी पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड टू हिम may furnish the return for any previous year at any time before the expiry of 1 year from the end of the relevant previous year। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न को फाइल कर सकते हो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के एंड होने के बाद, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। या तो जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है वो प्रीवियस ईयर के 1 साल के अंदर अंदर, या फिर जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है उस असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने से पहले पहले, दोनों में से जो वाली डेट हमारी पहले होती है उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, तो बिलेटेड रिटर्न। नेक्स्ट इज रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। अब कई बार क्या है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हमारा काम सारा सही होता है, कई बार हम कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कोई गलती हो जाती है, कोई ओमिशन कुछ रह जाता है ऐड करना, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, कोई ओमिशन हो जाती है, तो उस केस में हम उसको सही भी कर सकते हैं, रिवाइज भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, कब तक करवा सकते हो, असेसमेंट इज़ कम्प्लीट, जब असेसमेंट कम्प्लीट हो जाए उसके बाद, और बिफोर द असेसमेंट इज कम्प्लीट, उससे पहले भी कर सकते हो, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सेम पैसे जैसे बिलेटेड रिटर्न का था वैसे ही सेम इसका है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो अगर कई बार कोई चीज़ रह गई है या आप भूल गए हो। नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। देखो यहाँ पे मैं बहुत कम लिखा है मैंने, ये कंटेंट आपको नेट से एक चार्ट मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करना कि इनकम टैक्स के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो वो आपको बहुत सारे इमेजेस में आप जाओगे तो बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, तो वो चार्ट आप कर लेना। अगर आपको कई बार क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाता है कि ई रिटर्न क्या है, तो आप उसको मतलब यहाँ से एक मतलब ये वहाँ से कर लेना आप डिटेल में। वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि 8 उन्होंने दिखाए हुए थे कि ITR 1 जो इंडिविजुअल और सैलरी पर्सन के लिए फैमिली पेंशन जिनकी है उनके लिए होता है, और ITR 2 है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल पर्सन जो जिनकी PGBP से इनकम है उनके लिए होता है, और ITR 3 जो है इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग द इनकम फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बाकियों के लिए होता है बट उनकी PGBP से इनकम नहीं होनी चाहिए। और ITR 4 जो PGBP जिनकी इनकम PGBP हेड से होती है तो वो ये वाला फॉर्म फिल करके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और फॉर्म AOP और BIO ITR 5 फिल करते हैं, और ऐसे ही कंपनी जो है उनके लिए 6 बनी हुई है, और 7 जो ITR 7 है वो कंपनी जो जिनको अपनी कोई रिटर्न फाइल करनी पड़ती है उनके लिए बनी हुई है, स्पेशल अलग बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। लास्ट है ITR 8 टू रिटर्न फॉर फ्रिंज बेनिफिट, कोई फ्रिंज बेनिफिट के लिए ये वाली बनी हुई है। तो हमारे पास ये 6 तरह की मतलब 6 पॉइंट ये हो गया हमारे कि कौन सा फॉर्मेट है, और 8 ये उन्होंने रिटर्न बताई हुई थी। आप इसका चार्ट भी है जो वो कर सकते हो, मैं एंड में आपको बताऊंगी क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है और कैसे कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उनके लिए सेक्शन मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय द सर्टन बॉडीज हुज इनकम इज एग्जेम्प्टेड। कई जैसे कुछ बॉडीज़ होती है जिनकी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10, तो उनके लिए साइंटिफिक रिसर्च है तो उनके लिए ये सेक्शन है, कोई न्यूज़ एजेंसी है उनके लिए ये सेक्शन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग जैसे बताया हुआ है कि सच बॉडी shall furnish a return of such income of the previous year in prescribed format। इनके लिए स्पेशल फॉर्मेट दिया होता है तो वो उस फॉर्मेट में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब एक सेक्शन के अंडर मेंशन किया हुआ है तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अगर ये इनकी इनकम एक्सीड कर रही है लिमिट से ज़्यादा तो ये भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेक्टिव रिटर्न होती है कि जैसे असेसिंग ऑफिसर है, उसको लगा कि किसी ने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किए गलत है, तो वो उसको अपने उस ऐसी जिसने फाइल किए ना उसे 15 दिन का टाइम देगा कि वो अपना देख ले, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। अगर उसने फर्निश कर दी तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसे हम इनवैलिड रिटर्न मानेंगे और उसे कई केसेस में पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव रिटर्न हो गई। तो यहाँ तक रिटर्न का पॉइंट है। देखो ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो वो आपको पूछ लेंगे कि आप एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो क्योंकि आगे भी है ये, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ क्योंकि फिर मेरे को कमेंट करते हो आप लोग कि मैम आप पे बहुत जल्दी पेज पलट लिया, हमने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया।
ठीक है, तो यहाँ तक टाइप्स ऑफ असेसमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी असेसमेंट होती है, ये सारी असेसमेंट होती हैं। सेल्फ असेसमेंट, ये तो कुछ प्रोविजंस थी ना कि किस तरह से हम काम करेंगे। ये असेसमेंट है टाइप्स की कि कौन कौन सी तरह की असेसमेंट होती है। फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, सेकंड इज रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और रीअसेसमेंट, और कई तरह की होती है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे कि फर्स्ट है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको सेट कर दूँ, हाँ जी अब दिख रहा होगा कि सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होती है जो पर्सन आप खुद अपनी इनकम को असेस करके देते हो, जिसमें आप अपनी सारी हेड की इनकम को ऐड करते हो। एंड में क्या करते हो, जितना इनकम टैक्स बना उसमें से आपने जो पहले दे दिया वो सारा माइनस कर लेते हो। तो इस तरह से आप खुद अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। दूसरा आ गया समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है उनके पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो हमारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐसी से सारी कलेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये होती है समरी असेसमेंट। नेक्स्ट इज रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट जो है व्हेन द असेसिंग ऑफिसर कंसीडर इट इज़ नेसेसरी टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। अगर वो करेक्टनेस को चेक करना चाहते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, कोई एविडेंस मांगते हैं आपसे, तो वो आप किसी भी फॉर्म में, कि जरूरी नहीं है कि सबकी होगी, किसी पर्सन की वो हो सकती है। तो अगर वो आपसे एविडेंस मांगते हैं तो आपको देने पड़ते हैं। तो ये एक तरह से स्क्रूटनिंग असेसमेंट होगी कि आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन को वो चेक करना चाहते हैं, तो वो रेगुलर असेसमेंट भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। नेक्स्ट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्सन की कोई वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सही नहीं दिया, तो वो प्रॉपर अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी इनकम को चेक करेंगे। और सारा कुछ चेक करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि कोई प्रूफ चाहिए तो वो हमें कह सकते हैं प्रूफ प्रेजेंट करने के लिए, और हमें देना पड़ेगा। और असेसी को भी पूरा टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी मतलब क्या क्या उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो वो उसको पूरा टाइम देंगे कि वो मतलब उसको स्पेसिफाई कर सके। तो एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी होती है। नेक्स्ट इज रीअसेसमेंट ऑफ इनकम और इनकम एस्केपिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब असेसमेंट भी बोल देते हैं इसे। असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है, हैज़ अ रीजन्स टू बिलीव दैट द टैक्सेबल इनकम इज़ एस्केपिंग आस्क, अगर उसको लगता है ना कि उसने कुछ इनकम को छुपाया है, तो उसके लिए भी वो रिटर्न मतलब दोबारा से आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन कोई पर्सन छोड़ देता है, अपना प्रॉफिट नहीं शो करता, तो इस तरह की असेसमेंट भी होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे आपको पूछेंगे कि या तो पूछेंगे असेसमेंट क्या है, तो आप ये सारा कुछ लिख दोगे कि ऐसे रिटर्न होती है, ऐसा सारा कुछ होता है। कई बार आपको वो ई रिटर्न के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप ये रिटर्न्स बता सकते हो सारी। और उसके साथ ना ये जो अब मैं आपको फॉर्म कह रही हूँ कि यह फॉर्म आप एक बार गूगल से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट मिल जाएगा कि इसमें कुछ लिमिट भी होती है 10 लाख 20 लाख वगैरह। तो आप ये पूरा चार्ट कर लेना। तो पहले आप इसको डिस्क्राइब कर दो, बाद में ये सारी चीज़ें लिख दो। अगर आपको क्वेश्चन असेसमेंट पे आता है तो पहले आप असेसमेंट के बारे में बता दो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंटेंट सारा यही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको असेसमेंट पूछा है तो पहले असेसमेंट बता दोगे। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पूछा है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पहले लिख दोगे। अगर आपको ई फाइलिंग पूछ ली तो ई फाइलिंग के बारे में बता दोगे, रिटर्न की टाइप बता दोगे और वो चार्ट बना दोगे। मतलब क्वेश्चन जिस फॉर्म में पहले आता है उस फॉर्म में आप इस कंटेंट को ही मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि रिटर्न से रिलेटेड ये सारी चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि असेसमेंट और अगर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आ जाए तो हम कैसे लिखें। तो इसको आप ये सारा कंटेंट ही है, आप इसी को अपने क्वेश्चन की फॉर्म में मोल्ड करके लिख सकते हो। जो चीज़ आपको पूछी है वो चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार बता देती हूँ, हमने असेसमेंट किया, वॉलंटरी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं आप, और कंपनी के केस में क्या होता है और लॉस क्या है, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ये जो चार्ट है वो है। उसके बाद में हमने किया कि कौन कौन सी असेसमेंट होती है। ठीक है, आई थिंक आपको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हम अभी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने भी शुरू किए थे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जूनियर्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।